गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कांग्रेस के विभाजन, कांग्रेस दल का जो विभाजन है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1971 का जो चुनाव हुआ और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन मतलब फिर से इसकी स्थापना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस जब दल टूटा तो जो कांग्रेस जो दल है, श्रीमती इंदिरा गांधी का जो दल, वो अल्पमत में आ गया। मतलब उसके जो मत देने वाले जो जनता का जो वोट था वो कम हो गया। बहरहाल डीएमके का जो फुल फॉर्म है वो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये राजनीतिक दल है समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। मतलब ये जो डीएमके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, इन और कुछ और भी दल जो थे, इनके समर्थन से इंदिरा गांधी का जो सरकार है वो सत्ता में बना रहा। और इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। ठीक है, मतलब समाजवादी मतलब समाज के विकास के लिए और समाज की भलाई के लिए उनके देख रेख के करते हुए अपने जो अस्तित्व है उनको वो बनाए रखे, अपनी छवि को बनाए रखे। इस दौर में इंदिरा गांधी ने बहुत से जो कार्य जो है ना, कार्यक्रम जो है, योजनाएं जो है वो चलाई। और इस योजना के तहत उन्होंने भूमि सुधार में मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। ठीक है, भूमि सुधार के लिए। और श्रीमती जो इंदिरा गांधी है, इन्होंने एक नारा भी दिया, गरीबी हटाओ। ठीक है, इनके द्वारा नारा दिया गया गरीबी हटाओ। और ये भी उनका जो विचार है ना, उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत कारण है। संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। मतलब जब चुनाव हुआ 1969 में, जो चुनाव हुआ था वो समय से पूर्व ही, मतलब वो जो कार्यकाल है 5 वर्ष का वो पूरा नहीं हुआ था। और इस बीच में ही 1970 में दिसंबर में लोकसभा जो थी उसे भंग करने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा सिफारिश किया गया। और यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव का जो घोषणा है वो 1971 के फरवरी माह में हुआ। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। जिस लोकसभा का चुनाव 1967 में हुआ उसे मार्च 1972 तक चलना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे 1970 में ही लोकसभा में सिफारिश किया भंग करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी की सलाह पर 27 दिसंबर 1970 को ये अवधि जो है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त होने के 1 वर्ष पहले ही लोकसभा को विघटित कर दिया गया, मतलब भंग कर दिया गया। और फिर से जो चुनाव है उसकी घोषणा की गई। 1971 का जो निर्वाचन है वो विकास की दृष्टि से महत्व रखता है। और इस निर्वाचन में कांग्रेस संगठन ने, जिसमें कांग्रेस के नेता सम्मिलित थे, अपनी विभाजित अंग मतलब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो एक इंदिरा कांग्रेस के रूप में एक गठन हुआ और दूसरा था आर इंदिरा और एक था ओ इंदिरा। ठीक है, इस तरह से जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो बहुत सारे जो दल हैं वो अलग अलग हो गए और सभी अपने अपने दलों का अलग अलग नाम रखे। तो जो इंदिरा गांधी का जो दल था उसका नाम था इंदिरा कांग्रेस, के विरुद्ध चुनाव लड़ा। उसका एकमात्र लक्ष्य विरोधी दलों के साथ मिलकर इंदिरा कांग्रेस को उखाड़ फेंकना था। और इसलिए इंदिरा गांधी शत्रुता ने विरोधी दलों को चुनाव संधि के लिए प्रोत्साहित किया और राजनीति में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी विचारधारा वाले दल एकत्रित हुए। और कांग्रेस संगठन, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सब पार्टी के नाम है। ठीक है, तथा क्रांति दल, इन सब ने मिलकर समझौता किया और जिन्होंने एक महागठबंधन तैयार किया। और महागठबंधन तैयार करके जनवरी 1971 में कांग्रेस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया और बाद में जनसंघ
FSP तथा स्वतंत्र पार्टी ने एक वैकल्पिक सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव में समझौता किया। इंदिरा गुट लोकसभा में अल्पमत में था, ठीक है, क्योंकि जो दल था इसमें विभाजन पड़ चुका था, इसमें सब अलग अलग हो चुके थे। लेकिन इंदिरा कांग्रेस किसी राजनीतिक दल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता नहीं करने को तैयार नहीं थी और परिणाम यह हुआ कि लगभग सारे जो बड़े विरोधी दल जो कांग्रेस के खिलाफ थे मैदान में आ गए। मतलब कांग्रेस के खिलाफ जितने भी उसके विरोधी दल थे उन्होंने चुनाव में खड़े हुए और सभी जो है दल इंदिरा जो कांग्रेस थी इसके विरोध में सभी खड़े हो गए। इस चुनाव में लगभग जो लोकसभा के जो स्थान था वो था 518। इसके लिए 518 स्थानों के लिए 2784 उम्मीदवारों को निर्वाचन में भाग लिया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने सारे स्थानों पर उम्मीदवार नहीं खड़ा किए, ठीक है। और इंदिरा कांग्रेस ने केवल 442 स्थानों पर चुनाव लड़ा और कुछ स्थानों पर तो विरोधी दल के लिए छोड़ दिया गया। वहीं तमिलनाडु विधानसभा के जो चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के साथ हुए और इंदिरा कांग्रेस ने डीएमके मैंने बताया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और व्यवहारिक रूप से इंदिरा कांग्रेस मुस्लिम लीग डीएमके और साम्यवादी दल के बीच एक चुनाव समझौते का नाम दिया जा सकता है। और डेमोक्रेटिक जो फ्रंट ने 450 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन संयुक्त मोर्चा ज्यादा सुदृढ़ न रह सका क्योंकि 80 जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनमें संयुक्त मोर्चा में सम्मिलित दलों के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ निर्वाचन में भाग लिया। इस चुनाव में विरोधी दलों ने जो अभियान चलाया उसमें मुख्य नारा था इंदिरा हटाओ। मतलब इंदिरा गांधी जो थी उनको हटाने के लिए उन्होंने नारा दिया और उनका जो उद्देश्य था वो कांग्रेस जो दल है इंदिरा कांग्रेस उसको हटाना चाहते थे, उसको चुनाव में हराना चाहते थे। जिससे एक संकेत मिलता था कि इंदिरा हटाओ का था उनका नारा, तो इससे एक संकेत मिलता था कि विरोधी दल नीतियों या सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत जो टकराव है इस पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस संगठन में अविभाजित कांग्रेस के अधिकांश नेता सम्मिलित थे, जिसके कारण वह स्थानीय राजनीति तथा स्थानीय नेताओं में प्रभावशाली थी, जबकि दूसरे जो इंदिरा कांग्रेस में दूसरी ओर जो कांग्रेस में अपेक्षाकृत कम अनुभवी नेता और सदस्य थे, फिर भी जनता का बहुमत जो है वो इंदिरा को मिला और उसने सरकार बनाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण है वो इंदिरा गांधी जी की नेतृत्व का है, इनके विचारों का था। इनके जो कुछ कारण बताए गए हैं कि 1971 में जो चुनाव हुआ और इस चुनाव में इंदिरा गांधी जो थी कांग्रेस की जो जीत हुई वो किन कारणों से हुई। तो सबसे पहला इसमें कारण था जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनका चमत्कारिक नेतृत्व, क्योंकि जो इनका विचार था, इनका नेतृत्व था बहुत ही दृढ़ और सुदृढ़ और मजबूत था, है ना। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे योजनाएं चलाए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए और जो विदेशों के साथ जो संबंध था इसमें भी उनका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो था। क्योंकि जब उनका समय था उस इंदिरा गांधी के समय में कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी जो देश थे जो हमारे ऊपर हमला करने से या हमारी तरफ आंख उठाकर देखने के लिए भी वो डरते थे, ठीक है। तो 1970 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण था उनका चमत्कारिक नेतृत्व। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती गांधी ने कांग्रेस को कुशलता से पुनर्जीवित किया तथा देश के विकास के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स देते थे, मैंने बताया आपको प्रीवी पर्स क्या है, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से संपर्क किया और मतदाताओं को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों से उनको अवगत कराया, उनको सूचना दी, ठीक है। समाजवादी नीति, इनका जो विचार था वो था समाजवादी नीति, जिससे कोई ऊंच नीच ना हो, सभी एक समान हो, है ना। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण था वो था
समाजवादी नीति अपनाना। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़कर बातें की। किसी ने उनसे जानना चाहा कि वे समाजवाद पर इतना अधिक जोर क्यों दे रहे हैं, तो श्रीमती गांधी का उत्तर था कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं। और श्रीमती गांधी ने अपने समाजवादी भाषणों तथा नीतियों से 1971 का चुनाव जो है वो जीता था। क्योंकि देखिए, हम जब किसी की भलाई के लिए कुछ कहते हैं, जब हम कार्य करने के लिए कहते हैं, तो लोग हमारी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसी तरह से इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ। तीसरा जो इसका कारण था वो था गरीबी हटाओ का नारा। मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। इसकी वजह से भी जो गरीब जो थे, निचले वर्ग के लोग थे, वो बढ़ चढ़कर चुनाव में मतदान किए और इससे इंदिरा गांधी जो है अपने पद पर वो बनी रही। कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी की पकड़। अगला जो इनके जो कारण है जीतने के, वो था कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी का पकड़। तो 1971 में श्रीमती गांधी की जीत एक अन्य कारण था कि श्रीमती गांधी ने अपने दल पर पूरी पकड़ और मजबूती बनाए रखी थी। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात श्रीमती गांधी पूरी तरह से पार्टी पर छा गई और कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता उनकी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं रखते थे। पांचवा कारण था श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। चूंकि श्रीमती गांधी जो है सिर्फ 442 स्थानों पर चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से जो ध्रुवीकरण था, है ना, श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण, ये भी इनके जीतने का कारण था कि इन चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती गांधी एवं उनकी पार्टी के पक्ष में हुआ और समाज के सभी वर्गों ने श्रीमती गांधी के पक्ष में वोट डाले। यही कारण था कि श्रीमती गांधी 1971 के चुनाव में प्रथम 3 चुनाव का इतिहास दोहरा सकी, ठीक है। मतलब वो लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में वो जीतती रही। अगला कारण था कमजोर विपक्षी दल। तो जो विपक्षी दल थे वो कमजोर थे और उनके जो नेता थे, अध्यक्ष जो थे, उनकी जो पकड़ थी वो अपने दल पे कमजोर थी। इस वजह से उनके जो दल है वो कमजोर पड़ गए और कमजोर पड़ने के बाद जो है इंदिरा गांधी की जो दल है वो मजबूती से बनी रही। अगला है प्रिवी पर्स की समाप्ति। मैंने आपको पहले भी बताया प्रिवी पर्स क्या है। प्रिवी पर्स एक ऐसा एक सिद्धांत था कि इसमें जो राजा महाराजा थे उनको जो देसी रियासतें थे इनको क्या किया गया था, राज भत्ता दिया जाता था, ठीक है। ये 1950 से प्रारंभ हुआ। चूंकि इसका कारण ये था कि जो देसी रियासतें थे उनको भारतीय संघ में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। उनके कुछ संपत्तियों को अधिकृत किया गया था। बदले में उनको मुआवजे की तरफ से उनको और उनके परिवार को चलाने के लिए कुछ जो राज भत्ता है वो देना तय हुआ, ठीक है। सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे, ये तय हुआ। और ये दोनों चीजें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते, है ना, इस बात के आधार पर मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है, इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया, ठीक है। मतलब उनको जो राज भत्ता दिया जाता था, किनको, राजाओं को, उनके रजवाड़े को जो मिलाया गया था भारत में, बदले में उनको क्या देना तय हुआ, प्रिवी पर्स, ठीक है, राज भत्ता। इसे ही क्या कहा गया, प्रिवी पर्स के नाम से जाना गया। तो इसे इंदिरा गांधी के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। इस वजह से भी जो कई जो दल थे वो तो इसके विरोध में रहे, लेकिन इससे प्रिवी पर्स जब समाप्त कर दिया गया तो इससे इनका जो जीतने का कारण ये भी एक मेन जो प्रमुख जो कारण है ये रहा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली की जो पुनः स्थापना है इसके बारे में देखेंगे। तो 1967 के चुनाव में समीक्षकों ने कांग्रेस व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में देखा और चुनौती गंभीर थी क्योंकि कांग्रेस नेहरू की मृत्यु के बाद
जो है वो उनके संक्रमण से गुजरते रहे, क्योंकि उस समय उनके बीच में एक समस्या था कि जब नेहरू जी चले गए तो यहाँ पे कौन इनका नेतृत्व करेगा। तो उसके बाद आए श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसके कारण हम जानेंगे यहाँ पे जो 1971 के बाद कांग्रेस एक नेतृत्व प्रधान पार्टी बन गई, अर्थात कांग्रेस पार्टी में सब कुछ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में था, उसके सामूहिक नेतृत्व और विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं थी। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सामूहिक नेतृत्व और विचार विमर्श पर जो है अपने विश्वास रखते थे। लेकिन इंदिरा गांधी का जो विचार था वो ऐसा नहीं था, इनके विपरीत था। अपनी लोकप्रिय नीतियों के कारण 1966 से 1971 के मध्य इंदिरा गांधी ने सीधे जनता से संपर्क बनाया तथा इसी कारण कांग्रेस संगठन का महत्व और भी जो इसका प्रभाव है वो कम होने लगा। आंतरिक प्रजातंत्र नेहरू के समय जो कांग्रेस की एक प्रमुख विशेषता थी, लेकिन जब कांग्रेस व्यक्तित्व प्रधान नेतृत्व के अधीन हो गई तथा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता गया। और 1971 के बाद कांग्रेस के जनाधार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पहले नेहरू जी के जो नेतृत्व है वे कांग्रेस पार्टी कई विरोधी विचारधाराओं, हितों एवं वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती थी तथा उसके मध्य सामंजस्य स्थापित करती थी। और कांग्रेस की इसी नीति क्षमता को रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम की संज्ञा दी थी। लेकिन 1971 के बाद कांग्रेस जो है अपनी चुनावी जनाधार के रूप में दलितों और अल्पसंख्यकों, जो दलित थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो निचले वर्ग के लोग थे, वह कमजोर वर्ग थे, इन पर अधिक निर्भर हो गई और यह कांग्रेस के बदलते स्वरूप का एक संकेत था।